जय हिंद। स्वागत आप सभी का इस खास शो में। तो वक्फ बिल का सियासी बवाल अभी नहीं थमा है। आज इस पर बात करेंगे और इस शो के अगले हिस्से यानी 8:30 बजे में बात करेंगे पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के क्या क्या मायने, क्योंकि इसकी ठीक पहले बिम्स्टेक में भी थे और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए चीन की घेरेबंदी भी है। तो इस गुत्थी को भी सुलझाएंगे, लेकिन पहले बात वक्फ बिल को लेकर के। अब लगता है कि सियासत सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। पहले सड़कों पर प्रदर्शन हुए, फिर 2 दिनों तक संसद में आधी रात तक बहस और फिर वोटिंग, और अब कोर्ट इस लड़ाई का अखाड़ा बनने वाला है, क्योंकि दोनों सदनों से पास वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। और इसमें 1 या 2 नहीं, कुल 4 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं और ये नंबर अभी और बढ़ने के चांस हैं। लेकिन अब तक जो 4 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुकी हैं, उनके भी नाम देखिए। कांग्रेस, AIMIM, RJD और आप। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के बाद कांग्रेस और AIMIM ने एक साथ इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी और RJD भी अपनी अपनी याचिकाओं में सबने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के प्रावधानों का असल में उल्लंघन करता है। तो कांग्रेस की ओर से याचिका लगाने वाले सांसद मोहम्मद जावेद ने आरोप लगाया है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है। साथ ही प्रस्तावित कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। सुनिए। ये मानते हैं कि ये सरासर नाइंसाफी है मुसलमानों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी जो रिलीजन है, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो बेखौफ अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये अपना जो हमारा सेफ गार्ड है इसको ख़त्म करना चाहता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 हो, 26 हो, सब पे ये अटैक कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने बिल को मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करने वाला बताया। अमानतुल्लाह खान ने बिल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है। संविधान के आईने में इन अनुच्छेदों के जरिए क्या अधिकार दिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए। के नाम पर मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है, आज हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और इन 4 पार्टियों के अलावा एक 5वीं पार्टी भी है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये एक NGO है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। और इन तमाम याचिकाओं की शिकायत एक ही है कि बिल संविधान के खिलाफ है, जबकि बीजेपी के नेता संसद से लेकर सड़क तक इस दलील को खारिज कर रहे हैं। अब कोर्ट में याचिका लगाने पर एक साथ आप, कांग्रेस और बीजेपी नेता के बयान को भी सुन लीजिए। दोनों सदनों से पारित हो जाए, अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए और उसे हम मानते हैं कि वो संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 25, 26, 14, 15, राज्यसभा नियमावली 37, तो निश्चित रूप से उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कि यह नियमित है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा फोरम है, जो लोकतंत्र हमें इजाजत देता है, हम वहां जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस संवैधानिक कानून को जो बुलडोज किया गया है बहुमत के बूते पर, चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तमाम संस्थाएं जाएंगी, तमाम लोग जाएंगे और जो जाना चाहे स्वतंत्र। RJD तो सुप्रीम कोर्ट चले गई इसके खिलाफ में, तो किसने मना किया है? आर्टिकल 370 में गए थे ना, 3 तलाक में गए थे ना, हारे ना, इसमें भी हारेंगे। ये बिल्कुल वैधानिक रूप से संवैधानिक है
मैंने विस्तार से बताया था और यहाँ भी कहूँगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे चितकोहड़ा में चले जाइए, वहाँ पर एक ये छठ करती हैं महिलाएं, सरकारी ज़मीन है उसको वक्फ कहते हैं। और डाकबंगला चौराहा बाएं मुड़ जाइए, वक्फ की संपत्ति पर मल्टी स्टोरी खड़ा हुआ है। ये तो ठीक नहीं है ना। वक्फ गरीबों के लिए, दीनों के लिए व्यवस्था होती है, उसका उपयोग उसी के लिए होना चाहिए। तो दोनों सदनों में पास हो चुके बिल को लेकर के अब जो सुप्रीम कोर्ट के सहारे राजनीति हो रही है, उस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बड़ी बात कही है। इसको भी सुनते चलिए। देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है। ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। लेकिन वक्फ बिल पर छिड़ी कानूनी लड़ाई यही नहीं थमने वाली। खबर यह भी है कि अभी कुछ और राजनीतिक पार्टियां और कुछ मुस्लिम संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और बिल को चुनौती दे सकते हैं। तो बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो ये पूरा चक्रव्यूह बनाने की कोशिश है, उसके आलोक में जरा इसे भी समझिए कि आखिर संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्या बिल में कोई बदलाव का निर्देश दिया जा सकता है, बिल खारिज हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट याचिका को ही नामंजूर कर सकता है। इन सारी बातों का जवाब संविधान के आईने से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कानून की समीक्षा का अधिकार हासिल है। संविधान के मूल ढांचे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कानून को परख सकता है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति हासिल है, लेकिन संसद को संविधान के मूल ढांचे में बदलाव का अधिकार नहीं है और मूल ढांचे से छेड़छाड़ को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के पास भी संसद से पारित बिल को रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो अब सवाल है कि क्या न्यायपालिका संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकती है या किन हालातों में रद्द कर सकती है, इसे समझिए। संसद के पास नए कानून को बनाने का अधिकार है, संसद के पास संविधान में बदलाव या संशोधन का भी अधिकार है, लेकिन कोई बिल या कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ हुआ तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। यह संभव है और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 13 की व्याख्या है। देखिए संविधान का अनुच्छेद क्या है और यह क्या कहता है। अनुच्छेद 13 संविधान से मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कानून की समीक्षा का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के आधार पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाले कानून रद्द किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोर्ट को कानून रद्द करने का अधिकार देता है, यानी संसद सभी विषयों पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 368 के जरिए संशोधन भी कर सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लकीर खींची थी। साल 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल केस के फैसले में, जिसमें बहुत ही डिटेल में जजों की बड़ी बेंच के बीच इस बात की चर्चा हुई थी, जहां यह निष्कर्ष निकला कि संसद के जरिए भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे या मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे एक दो नहीं कई अनुच्छेद हैं जो संविधान के मूल अधिकारों की बात करते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मोटा मोटी इसी की व्याख्या है। तो अब जरा देखिए कुछ बड़े अनुच्छेद जिसका जिक्र संसद में भाषण के दौरान भी विपक्षी नेताओं ने किया और सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका में भी इसका जिक्र है। सबसे पहले अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 ये भारतीय नागरिकों को धार्मिक मान्यताओं के आधार पर संपत्ति और संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, यानी किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का मौलिक अधिकार देता है। तो क्या इन अनुच्छेद के प्रावधानों के बाद यह कानून अदालत
की परीक्षा में ठहर पाएगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल बड़ा भी है, ये इसलिए भी है क्योंकि अदालत के चौखट तक जो सभी पार्टियां पहुंच रही हैं, तो चिंता वक्त की या वोट बैंक की। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अतहर हुसैन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संजय के चंदा साहब हैं सीनियर एडवोकेट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो संजय जी आपसे समझना चाहूंगा, अभी जो हम बता रहे थे, जिन अनुच्छेदों का जिक्र कर रहे थे, आपने सुना हो शायद, तो क्या आपकी नजर में कानून के हिसाब से यह बिल ठहर पाएगा सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा। ये तो इस वक्त बता देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं, जैसा आपने बताया, संविधान के क्या प्रावधान हैं, कैसे हम लोग रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, आईन से चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम, ये गवर्न होता है रूल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अर्थात किसी भी जगह पे, जैसे कि जो इसको मैं बताने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो देश है, उसके जो ब्रॉड पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये तीन अहम पिलर हैं जिनके ऊपर हमारी पूरी संरचना है, हमारे कानून हैं। ये अगर कोई भी लिम्ब, इन तीनों मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, या कोई भी अगर कोई खामी करता है काम में, तो दूसरे लिम्ब के पास अधिकार है और चेक एंड बैलेंस करके उसकी जो गलती है उसको रेक्टिफाई करे। वही सिद्धांत यहां पे लागू होता है। पार्लियामेंट ने, जो कंसिस्ट होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के पार्लियामेंट कंसिस्ट होता है। पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया। अब वो लॉ पास हो जाने के बाद उस लॉ में अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के प्रश्न पे कोई अड़चन है, वो जैसे आपने बताया केशवानंदन भारती का, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कोई प्रोविजन भी अगर, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है या अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट है जी, जो वो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकते हैं, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात उसको हटाया जा सकता है। आपने एक सवाल शुरुआत में आप जब बोल रहे थे कि क्या इस प्रोविजन को, इस पूरे लॉ को संपूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है, क्या कुछ एक प्रोविजंस को हटाया जा सकता है, तो दोनों चीज पॉसिबल है। लेकिन संभवतः अगर कोई भी प्रोविजन जी, किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत सिद्धांत, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे भिन्न होगा, उसको छेड़ने का प्रयास करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हटा दिया जाता है। यही एक प्रथा रही है और ऐसा हमने देखा है। केशवानंदन भारती में इसको डिटेल से डिस्कस किया था। ये तो हो गया ब्रॉड जवाब। अब 2 मिनट में, क्योंकि समय का भी अभाव है, मुझे मालूम है मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं, वो भी बताएंगे कई ऐसे। अब आपत्तियां क्या हैं, किन ग्राउंड्स पे किया गया है? भाई 2 वुमेन को क्यों डाला गया, नॉन मुस्लिम को क्यों डाला गया, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑल डिस्प्यूट्स को करेगी, डीएम जो है वो डिस्प्यूट करेगा, उन जो चैलेंज कर रहे हैं उनको डर है कि पोटेंशियल सीजर कर लेंगे प्रॉपर्टीज का जिनके कागज नहीं होंगे। इस तरीके से कई चीजें हैं जिन प्रॉपर्टी में इन डिस्प्यूट्स को ट्राइब्यूनल की जगह रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स में ले जाया जा सकता है। प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे हो सकता है, उनका ऑडिट हो सकता है। ट्राइब्यूनल की अपील पहले नहीं हो सकती थी वक्फ बोर्ड की, अब वो अपील हो सकती। इस तरह की कई चीजें हैं जो उनको, जो जिन्होंने चैलेंज किया है उनको उन्होंने रेज किए हैं अपने, जैसे कि दान में दी हुई प्रॉपर्टी को ही वक्त में रखा जा सकता है। तो तमाम, जैसे मैंने ये एग्जांपल देने की कोशिश करी और मेरा सिर्फ जो आपको बताने का रीजन था। अब यहां पे इन सारे चैलेंजेस को सुप्रीम कोर्ट वे करेगी कि क्या किसी भी तरीके से, जैसा कि आपने 2 आर्टिकल्स बताए, आर्टिकल 14 और 15 का एक ग्रुप और एक 25 से मैं तो कहूंगा 29 तक,
आपने कहा 25-26, मैं कहता हूं 27-28-29 भी आ जाते हैं, वो भी कुछ एक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स देते हैं। अगर किसी भी तरीके से, लास्ट लाइन है, किसी भी तरीके से अजय जी, ये जो प्रोविजंस हैं, ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के साथ जो फॉर्म करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, उससे विपरीत होंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो उसको रखा जाएगा और लॉ चलेगा। बहुत अच्छे से आपने बताया संजय जी, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। अतहर हुसैन साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपसे पॉलिटिकल सवाल ही मैं करना चाहूंगा। अतहर साहब, ये जो इतनी चिंता अचानक सभी पार्टियों को हो गई है कि पहले संसद में विरोध, सड़क पर विरोध, अब अदालत में विरोध, और होड़ लगी हुई है, हर पार्टी अपने अपनी याचिका लेकर के पहुंच रही है, ये चिंता वक्त की है, मुसलमानों की है, या वोट बैंक की है? देखिए, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक बड़ा इशू है। मतलब चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, जब भी इनैक्टमेंट हुआ नहीं है और अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं रूलिंग पार्टी की तरफ से भी कि साहब हम इतनी जमीनें लेके हम इसमें ये कर देंगे, और जो हाउस में जो ट्रेजरी बेंचेस से जितने भी डिबेट मैंने सुने, उसमें तो यही रखा गया कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए हो रहा है, और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है वो अलग होता है। जो जमीन पे बात कही जा रही है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन हो, पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रही है। अभी मैं एक रूलिंग पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट अलायंस पार्टनर हैं मुंबई में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी, जो कि प्रोटेस्ट जो है इस इनैक्टमेंट का, उसको इन्वोक कर रहे थे, जलियांवाला बाग जैसा कर देंगे। तो हमारे मतलब हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग एक ऐसा वाकया है जब रॉलेट एक्ट आया था, और उसमें जनरल डायर जो कि डिक्लेयर्ड विलन है, जिसने वो नरसंहार किया था, तो उस तरह का भी एग्जाम्पल्स बता के इन्वोक किया जा रहा है। और तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बिना अभी रूल्स फ्रेम हुए एक डिस्कोर्स तय कर रही हैं, और फिर जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसके लोग ऐलान कर रहे हैं कि अब जमीन पे कब्जा करके उस पे ये चीजें बनेंगी। बट हाउस के जो डिबेट्स हैं, जिसमें माननीय हमारे गृह मंत्री उन्होंने जो बातें रखी, और तमाम चाहे वो टीडीपी के एमपी रहे हों, चाहे जेडीयू के प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने सारा डिस्कोर्स ही रखा है कि ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए। तो अभी वक्त दें और पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे ना जाके डिस्कशन के, अभी जो रूल्स फ्रेम हो रहे हैं और जो चैलेंज हो रहा है, जैसा कि बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में इसका स्क्रूटनी होनी है, तो लेट द टाइम कम। बट मैं फिर कहूंगा कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स दोनों तरफ से बराबर चल रहा है और उसके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं, और पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, और वो भी अपनी जगह पर जोरों से है। लेकिन ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, मसलन कपिल सिब्बल साहब, मसलन ओवैसी साहब। क्या कहते हैं ये लोग, जरा इन्हें भी सुनते चलते हैं। आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। अभी हम गृह मंत्री का, वजीर दाखिला का, यहां पर उनका हमने तकरीर सुनी, यहां पर वो ये कहते हैं, वजीर दाखिला, शायद वो कटमुल्ला की जबान ना कह दें, वजीर दाखिला कहने पर, वजीर दाखिला ने अपने बयान में कहा कि बोर्ड और कौंसिल जो होगा वो माने वक्फ इस्लाम से अलग है। सर अगर ये बात सच है आपकी, तो फिर आपको एक कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। ये जो कानून बन रहा है ना सर, ये आर्टिकल 26 इसका सोर्स है, और आर्टिकल 26 जब इसका सोर्स है तो आर्टिकल 26 का ABCD क्या कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को यह राइट दिया गया है, तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे? सर
भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में धारा 15 है। धारा 15 में लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ कोई विभेद नहीं होगा और सरकार महिलाओं के विकास के लिए कानून बना सकती है। तो अगर यह वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए यह कानून लाया जा रहा है, तो यह कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? सर, संविधान की धारा 15 में यह भी लिखा हुआ है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कार्रवाई कर सकती है। जी, तो ये लगातार बहस आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ती रही है संसद से लेकर के और अभी तक। संजय चंद्रा जी, यहाँ जो बुनियादी सवाल अगर समझने की हम कोशिश करें, अब जब अदालत के चौखट तक पहुंच गया मामला, तो क्या ये धर्म पर हमला जैसा कि विपक्ष का आरोप है, हम सुन रहे थे अभी भी कि धार्मिक आज़ादी जो है अनुच्छेद 25 की जो बात कही जा रही है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो भी ये कानून बन रहा है उनके जो प्रोविजंस हैं, या फिर उस वक्त में मौजूद करप्शन को टारगेट करता है? क्या आपको लग रहा है इस कानून के आप प्रावधानों को देखकर? देखिए, जैसा अथर भाई ने कहा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि पार्लियामेंट में जब इस पे डिबेट हो रही थी तो इसकी बहुत ही जो अच्छाइयां हैं इस बिल की उनको पेश किया गया और कहा गया कि जो लार्ज स्केल जो बताया गया, लार्ज स्केल जो करप्शन है उस वक्फ में उनके हिसाब से, मैं इस चीज का ज्ञाता नहीं हूं, तो वो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको रोकने के लिए किया गया। और इस पूरे बिल का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है जो पसमानदा, जो पिछड़े मुसलमान हैं और महिलाएं हैं, दबे कुचले मुस्लिम्स जो हैं, उनके उत्थान है, सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है। अब ये पेश करना कोर्ट के समक्ष होगा अगर जिन्होंने इस बिल को चैलेंज किया है कि किस प्रकार से जो मैंने अभी बातें कही, जो बिल को बनाते वक्त बातें सामने रखी गई कि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का फायदा है, तो इस चीज को कि कैसे ये मुसलमानों के विरोध में है, कैसे, अगर पहली चीज, दूसरी चीज कैसे ये फंडामेंटल जो राइट हैं उनको कर्टेल करता है उनके, तीसरी चीज अगर वो कर्टेल करता है तो स्वतः वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सबसे अटमोस्ट पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो बेसिक, उनमें अगर कोई तरमीम या उस पर कोई बदलाव करना है तो वो बदलाव ऐसे नहीं किया जा सकता। वो बदलाव अगर हो जाएगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, तो इसलिए वो नहीं किया जा सकता वो अपने आप में। तो ये जो चैलेंज जो वाले जो लोग हैं उनको कोर्ट के समक्ष ये पेश करना पड़ेगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद 25, 26, अनुच्छेद 14, 15, 27, 28 उन सब का ये विरोध करता है। कैसे ये स्टेब्लिश करने का काम याचिकाकर्ता का, अगर याचिकाकर्ता ये लोग नहीं स्टेब्लिश कर पाएंगे तो ये जो उनकी पिटीशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो। उनको अगर प्रूव कर देंगे कि किस प्रकार से कर्टेल कर रहा है राइट, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के विरोध में है, जैसे अभी स्पीच में बोल रहे थे, अब वो किस कदर वहां पेश करके और संविधान का विरोधाभास में है ये कानून, इसको कोर्ट के समक्ष रखेंगे और अगर जज जो है वो इस चीज को उचित पाएंगे कि विरोधाभास में है। जी एब्सोल्युटली, ये देखना होगा कि फिर इसको लेकर के अब अदालत में जो लड़ाई चलेगी वहां पर क्या क्या होता है। लेकिन अथर साहब, आपको लगता है क्या वाकई करप्शन है, क्या वाकई कुछ ही लोगों का कब्जा है, क्या वाकई पिछड़े पसमानदा समाज को इस वक्फ की जमीनों से फायदा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए एक किस्म के बदलाव की जरूरत है, लेकिन कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में? ऑब्वियसली मैं फिर कहूंगा कि वक्फ जो है, जैसा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्रिएट किया गया है, क्योंकि बहुत ही एक इंडिपेंडेंट और कहा जाए एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। वक्फ पूरी तरह से स्टैच्यूटरी बॉडी, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अभी तक इस कानून के आने से पहले की जो चयन प्रक्रिया है जी, उसमें 3 नुमाइंदे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसमें 2 जो होते हैं
वो बार काउंसिल से आते हैं और 2 सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और 2 सांसद होते हैं, 2 विधायक होते हैं जो कि मौजूदा। तो ये उसका तो वो पूरी तरह से वक्फ एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और उसमें जो भी उसके सीईओ होते हैं वो सरकारी होते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एक पीसीएस लेवल के एम्प्लॉय होते हैं। तो ये कहाँ से डिस्कोर्स हो गया कि जैसे वक्फ कोई बहुत इंडिपेंडेंटली, जैसे और महकमों में करप्शन है ये एक्सेप्टेड है, क्या ऐसा माना नहीं जा रहा है, उसी तरह से वक्फ में भी है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, और क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज में डील करता है तो प्रॉपर्टीज के इश्यूज, चाहे आपकी चाहे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे महाराष्ट्र में, आप सब जानते हैं कि क्या वक्त इतना ही था। जहाँ पे आप दोनों ने जो हमें बातें बताई है, अब देखना होगा, हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि ये सियासी लड़ाई जो अदालत के दरवाजे पर आई है, तो यहां से क्या ये कानून ठहरता है या गिरता है, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद अतहर साहब आपका, संजय जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त को लेकर ये जो पूरी कानूनी और सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, उसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और केंद्र की सत्ता के साझेदार एलजेपी पर मुस्लिम संगठन दबाव बना रहा है, तो विपक्ष भी इस मुद्दे को हवा देकर के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और जेडीयू एलजेपी पर मुस्लिमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रही है ताकि जेडीयू और एलजेपी को मुस्लिम वोट ना मिल सके। लेकिन आज इस पर चिराग पासवान ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया है, सुनिए। क्यों कोई ये नुकसान करना चाहेगा, बताइए ना मुझे। अगर इतना ही स्पष्ट है, अगर विपक्ष इतना ही स्पष्ट है कि भैया 17% का हम लोग को नुकसान होगा, हम लोग क्यों करना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि समाज में बराबरी का एक माहौल बने, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई को कम करने की सोच के साथ मेरी सरकार कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पे बैठकर निर्णय लेते थे, तकलीफ से उन लोगों को होगी। इससे देखना होगा कि क्या अब आगे इस पर राजनीति और कानूनी लड़ाई आगे बढ़ती है।